जाना नहीं है। आणि इसका स्टेटमेंट ऑफिसर जो भी है तुम लोग वहाँ या वही स्टेटमेंट लेके तुम लोग कहीं भी आना नहीं है, जाना नहीं है, तुम्हारा मुंह नहीं दिखाने का है। आगे का कोना हम लोग पूछ लेंगे, किसी को थोड़ा मालूम पड़ेगा पूछने में कौन आएगा और कौन कहाँ गई। कोई और दूसरी भी जो स्टेटमेंट दे सकते हैं अपने को, कोई भी कोई भी जो स्टेटमेंट दे सके आप उनको दे देंगे। दूसरी कोई है क्या? दो लेडीज दूसरी से बात कर लिया। आप पूछो आप भी रेडी है तो बोलना, पेमेंट में आप जगह पे दे दूंगी उनको। हो रही है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सामने बैठने के लिए स्टेप बोले मैं पूछ के बताती हूँ। कुछ जरूरत भी नहीं है, तुम्हारा नाम ही नहीं आएगा, तुम्हारा चेहरा ही नहीं शो देगा या कभी संजय, ये गारंटी हमारी। अगर इनके केस में चेहरा खोल भी दी तो क्या होता है, उधर चेहरा ब्लर दिखाते, चेहरा नहीं दिखाते। मुंडा और जो नाम आता है ना इनका वो कट होता है उधर। तो आगे सामने जाकर बोलना है ना? हाँ, खाली सामने बोलना है, डायरेक्ट जाके मिलाएंगे, बात करा के हटा देंगे। जुम्मेवार मिलोगे भाई, जल्दी बोलो। मैं टाइम ले लूँ, खाना का टाइम ले लूँ? हाँ, खाना का टाइम ले लूँ। भाई भूखे वाले आफा रहेगी तो मुंह कैसा दिखाएगी, ये बता मुझे। हाँ, यही बात है। बात खत्म हो जाती है। मैं तुमको वीडियो तुमको बताती हूँ, वीडियो 2-4-5 मिनट ऐसी मिलेगी थी मुझे, लेकिन खाते थे वीडियो कभी। मेरे ऑफिस में आते, ऑफिस में आ जाओ, यहाँ तो होता है ऑफिस वाले थे, एमएम के ऑफिस में जाओ। हाँ, एमएम के ऑफिस से बेहतर है। हाँ, वही टेंशन। अगर पुलिस वाला आ गए तो क्या करेंगे? फिर तो कुछ नहीं होने वाला, सीढ़ी में करना पड़ेगा। 5 तारीख को टाइम दिया तो अपने को पहले का रेट कम करना ना, कम हो। और भी बच्चे मुझे ऑफर दिया जा रहा था कि आप बोलो प्लीज। मैंने जब स्टार्ट कर दिया था तो बहुत रिक्वेस्ट किया था उन लोगों ने कि आपको हम ऑफर और बढ़ाते हैं, आपको इतना इतना देंगे, हम प्लीज आप ये मतलब कर दो। दोस्तों, आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज़। शुक्रवार 19 मई को एक पत्रकार परिषद के जरिए बीजेपी नेत्री रिदा रशीद द्वारा शहर के सत्ताधारी पक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पर नाम लिए बगैर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कौसा वाई जंक्शन के ब्रिज की ओपनिंग के दौरान, जिसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मौजूद थे, मुमरा कलवा के विधायक तथा महाराष्ट्र राज्य के पूर्व गृह मंत्री जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ रिदा रशीद ने मुमरा पुलिस स्टेशन में विनय भंग का मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई थी। इसके बाद एक के बाद एक करके रिदा रशीद के खिलाफ मुमरा पुलिस स्टेशन में 2 मामले दर्ज हुए, जिनमें एक एट्रोसिटी का मामला था और दूसरा सेक्स रैकेट में मुलविस होने का मामला था। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए रिदा रशीद ने इन सभी मामलों का खुलासा किया है। उनका कहना था कि सेक्स रैकेट में मुलविस होने का जो आरोप उन पर लगाया गया था, जो मामला दर्ज कराया था, ये एक साजिश थी जो उनके खिलाफ रची गई थी। ऐसे मामलों में पीड़िता का चेहरा नहीं दिखाया जाता है। इसी का फ़ायदा उठाकर नकाब वाली एक महिला को एक डमी, एक झूठा पीड़ित बनाकर पेश किया गया। इसका खुलासा थाने पुलिस ने किया है और जिन लोगों ने साजिश रची थी उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी, इस तरह का दावा रिदा रशीद ने किया है। अपने दावे की पुष्टि के लिए उन्होंने एक ऑडियो क्लिप भी वहां पर चलवा कर दिखाया, जिससे ये प्रतीत हो रहा है कि कुछ लोग एक फेक पीड़िता को पेश करने की कोशिश कर रहे हैं सेक्स रैकेट के मामले में रिदा रशीद को फंसाने के लिए। उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की 2 महिला कार्यकर्ता हैं जो उनके खिलाफ साजिश रच रही है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मज़ीद कुछ वीडियोज़ हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं। मौका आने पर वो उन वीडियोज़ को भी वायरल करेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि बुर्के को भी इस मामले के ज़रिए बदनाम किए जाने की कोशिश की जाती रही है। जब उनसे ये पूछा गया कि इन सभी केसेस का, इन सभी साजिशों का मास्टरमाइंड आप किसे बताएंगी, कौन है इसका मास्टरमाइंड, तो इस पर उन्होंने कहा कि वो अभी खुलकर कुछ नहीं कह रही हैं, लेकिन आप सब जानते हैं कि इसके पीछे कौन है। यानी कि नाम लिए बगैर उन्होंने कई लोगों पर निशाना साधा है। इस मौके पर पूर्व नगर सेवक राजन कीने और मोरेश कीने भी मौजूद थे। उन्होंने भी इस बात का खुलासा करने की कोशिश की, क्योंकि राजन कीने के खिलाफ भी आरोप लगते रहे हैं कि इस साजिश में, यानी कि जो मामला विधायक जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ दर्ज करवाया गया था विनय भंग का, उसमें राजन कीने भी शामिल है। इस तरह के आरोप भी लगते रहे हैं। इस पर भी उन्होंने खुलासा किया है। देखिए, इस पत्रकार परिषद के जरिए रिदा रशीद ने इस तरह से अपना पक्ष रखा है। आपको सबको पता है क्या छठ पूजा से ये विषय चालू हुआ है
छठ पूजा के टाइम भी आप लोगों ने देखा किस तरीके से मुझ सुल्तान पर भाई, अटैक पीछे लो। हुआ, किस तरीके से महिलाओं को भेजा गया, मेरी बेटी को तक के एफआईआर में खींचा गया। इस तरीके से राजनीति सुल्तान भाई, छठ पूजा के पीछे टाइम लो ना। छठ पूजा के टाइम हुई है, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिली। और उसमें कामयाबी नहीं मिलने की वजह से मेरे मंच पे भी आके जब उन्होंने देखा 4000 महिलाएं बैठ गई है छठ पूजा के लिए, तो जब उन्होंने खुद ही से मेरे प्रोग्राम में आके मेरे प्रोग्राम में भी कुछ स्टेटमेंट देने की कोशिश की, लेकिन मेरी बहनों ने और अपने मुमरा के लोगों ने उनको खुद को जवाब दिया। अगर वो होने के बाद आप लोग को पता है एक ब्रिज का ओपनिंग था अपना टी जंक्शन वाई जंक्शन के पास था, वहाँ पर सभी लोग आए थे, सभी पार्टी के लोग थे, वहाँ पर मुर्दाबाद जिंदाबाद क्या के नारे लग रहे थे खुद के नेता के लिए, लेकिन वहाँ पर अपने सीएम आ रहे थे, इसलिए मैं भी वहाँ थी। वहाँ पर मुझे पता था क्या हमारे डीसीएम साहब भी आने वाले, तो हम अरे सभी मोबाइल वहाँ आगे पर कौन ले जा रहा है? पीछे लो ना तो यार। वहाँ पर से जब प्रोग्राम हो ओ गया, जावेद भाई, पीछे आओ यार, तुम लोग आगे आगे बढ़ते जा रहे हो, पीछे आओ ना भाई। बोलिए मैम, बोलिए बोलिए, आप बोलिए। जब प्रोग्राम हो गया, प्रोग्राम होके जब जाने का टाइम आया तो मैं भी सीएम साहब को मिलने के लिए आगे गई, और उसके मेरे आगे और भी लोग थे, उनको अच्छे से जाने दिया गया। उसके बाद मुझे किस तरीके से धकला गया, जो मेरे साथ बिहेव हुआ, मैं किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी तो नहीं हूँ ना, मैं मेरे घर वालों की प्रॉपर्टी हूँ। मैं अगर आप इतने मर्द है, अगर उसके बीच में बैठी हूँ, तो आप लोग को तो मैं ये हक नहीं दे रही हूँ कि मुझसे कैसे बात करना है ना। मैं मेरे लहज़ब में बात करूंगी तो बोले ना क्या, अगर मैंने नहीं दिया था किसी को परमिशन, तो उस तरीके से जो मेरे साथ बिहेव हुआ, और मैं जब पुलिस के पास गई, मेरे पास वो वीडियो भी आ गया जिसके बेस पे एफआईआर दर्ज हुआ। मैंने तो ज़बानी बोल के कुछ हुआ नहीं है, जिसका सबूत भी मैंने दिया जिसपे एफआईआर हुआ। उसके बाद उसी दिन रात को एफआईआर के बाद मेरे पे एक मुमरा में बहुत अच्छे से एक मूवमेंट चालू होता है, टायर जलाया जाता है, मुमरा को रोक दिया जाता है, रिक्शा वालों को जाने आने नहीं दिया जाता है, और सेकेंड डे मेरे पे एक एट्रोसिटी का केस दाखिल होता है। बहुत जबरदस्ती होता है, जो मैंने किया नहीं था, मुझे मालूम नहीं था। एक वीडियो चलाया जाता है, और वो वीडियो भी जब आधा वीडियो दे के एफआईआर होता है, जब मैं पूरा वीडियो देती हूँ पुलिस को तो उसमें वो ओपन हो जाता है कि क्या मामला है करके। ठीक है, उसमें से मेरे को कुछ नहीं होता है, मैं अपना काम चालू है अपना करता हूँ, लेकिन लोगों को जमा नहीं मुमरा के राजनेताओं को लगा अरे ऐसे कैसे हम फेल हो गए, पहली बार हम ऐसे कैसे फेल हो गए, हमें तो सक्सेस होना है, हमें तो हमारा हिस्ट्री है कि हमने एक बार किसी को टारगेट किया तो वो यहाँ से तड़ी पार होता है, या एफआईआर होता है, या जेल में जाता है, या वो बेल लेता है। उसी तरीके से मेरे साथ हुआ, लेकिन एट्रोसिटी में नहीं हुआ। तो सेकंड प्लान इन लोगों का तैयार था, इन्होंने कुछ तैयारी करी थी जो हमारे को, हम काम करने वाले हमको कभी मालूम भी नहीं है सब तैयारी के बारे में। इन्होंने एक मोमेंट ऐसा रखा था कि जिसमें मैं किसी बच्चियों से काम करवा रही हूँ, मेरा कुछ ऐसा रैकेट चलता है जिसमें बहुत गंदे गंदे कलम 16 से 19 कलम मुझ पे लगाए गए। पहला तो कुछ 10 कलम लगाए गए, उसके बाद और एक एडिशनल चार्ज उसमें लगाया जाता है जिसमें और 10 कलम लगाए जाते हैं, जो मुझे नहीं मालूम था। उसमें भी क्योंकि मालूम था ये एक्शन जो किया है 354 किया है, उसमें तो रिधा को, ये सभी को पता था कि रिधा ये स्टार्ट है। उसके बाद भी पुलिस के पास ये सब चीज़ें जाती है, पुलिस ये सब बातें रखती है, ये सब बात पुलिस के पास जाने के बाद पुलिस ये सब बात रखती है, और पुलिस मुझे अरेस्ट नहीं करती। तो आपने देखा होगा बहुत वीडियो बने, बहुत ट्वीट हुए, बहुत कुछ मेरे को फॉलो किया गया, मेरे साथ जो हुआ सब मीडिया में है, क्योंकि मैंने नहीं चलाया, ये सामने वाले लोग ने चलाया, इसको अरेस्ट करो, इसको अरेस्ट करो। और क्या मुद्दा था उनको ही मालूम, उन्होंने मुझे अरेस्ट करने की जबरदस्ती थाम रखी थी। उसके बाद ये लोग हाई कोर्ट में जाते हैं, जैसे वकील साहब ने आप लोग को एक्सप्लेन किया, हाई कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट का भी जजमेंट आता है क्या बाबा, जब ये केस चला गया डीसीपी के पास, मुमरा पुलिस स्टेशन से हाई कोर्ट हटाती है, डीसीपी साहब को देती, जोन 1 के गावड़े साहब के पास जब जाता है, गावड़े साहब पता नहीं वकील पुलिस ने क्या सबूत रखा, क्या कहा हाई कोर्ट को, क्या हाई कोर्ट ने उनको ही वहाँ पर डांटा और उन्हीं को ही एक ऑर्डर दिया डीसीपी साहब को कि ये जो भी रचना में शामिल है उन पे एफआईआर किया जाए। ये 3 तारीख की बात है।
जब डीसीपी साहब के पास ये बात गई, तब डीसीपी सर के सामने उनको डांट के कहा कि इन पे आपको एफआईआर बनानी है। अपोजिट पार्टी को, जो अपोजिट पार्टी के वकील थे, उनको कहा क्या आप पे भी एफआईआर बनानी है। डीसीपी साहब को पूछा गया इन पे एफआईआर बनानी है, तो डीसीपी साहब ने कहा कि मैं मेरे हिसाब से इंक्वायरी के हिसाब से करूंगा। उसके बाद एक ऑर्डर दी गई उसके नेक्स्ट डे पे कि जिन लोग भी शामिल है ये सब चीजों में उस पर कार्रवाई हो। इसका मतलब मेरे हाथ में आ गया कि जिन लोगों ने चिल्लाया था ये गुनहगार है, ये काम करती है, ये धंधा करवाती है, जो जो कहा गया था वो आपने एक ऑडियो में सुना भी। ये कौन थे, मैंने 3 नाम भी दिया, किस तरीके से हुआ, इसमें क्या यूज किया गया। मैम आपने जो नाम दिए वो हिंदी के मराठी के बाइट में दिया, आप हिंदी के बाइट में मैंने कहा मुमरा के कुछ बहने हैं, एक जिम चलाती है जिसका नाम रौनक है। ये सब बाद में बातें आई, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे नाम आए, बहुत सारी चीजें आई, जिसमें से नाम आया एक रौनक है जो जिम चलाती है, कुछ पार्लर चलाती है। एक नाम है जो किसी पार्टी की कार्यकर्ता है, शबाना करके। एक है जो साइस्ता है, जो अपने इधर की शहर की है। इन लोग को तैयार करके मेरे पे ये सब तैयार किया। अपने ऑडियो में सुना किस तरीके से भुर्गे वाली लाओ, क्योंकि ये जो केस बनाया था इन्होंने, इसमें क्या होता है पीड़ित का मुंह नहीं दिखाया जाता, ना ही पीड़ित का कोई पेपर जमा किया जाता है। उसी का फायदा रिधा रशीद पे एफआईआर बनाने में ये लोग ने किया। मैं आज इसलिए आई हूँ कि मैं पूछूं इनसे कि क्यों इन्होंने मुमरा को बदनाम किया, क्यों भुर्के को इन्होंने बदनाम किया। अगर लड़ना था तो मेरे काम से लड़ते, मेरे से लड़ते, मेरे सामने आके लड़ते। एफआईआर के जगह पे बहुत सारी चीजें थी, वो सामने लेके आते अगर आप लोग को मिलता तो। लेकिन नहीं, आसान तरीका था और आसान तरीके से इन्होंने बातें सोची कि आज हमने भुर्के वालियों को, जो आपने, मैंने नहीं बोला ये आपने ऑडियो सुना है। ऐसे बहुत सारी सबूत आप लोग के सामने और भी आएंगे, आगे भी आएंगे। अभी निचले कोर्ट से जब आएगा तो आप लोग के सामने तो पेपरों की गठियाँ आएंगी, वो आप लोग के पास जब भी आएगी मैं आप लोग को दूंगी। और रोज के वीडियोस आएंगे, रोज के ऑडियोज आएंगे आप लोग के पास, क्योंकि इतना कुछ किया है इन्होंने। मेरा एक ही सवाल है, आज देश भर में, मैं तो मेरी बात तो करूंगी, मुझे तो इंसाफ, तो मैं तो बोलूंगी आज देश, हमारे महाराष्ट्र की सरकार और मैं थाने की पुलिस का तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने काम किया, जिस तरीके से जो मुमरा में पहला केस है जो बिना बेल के आप लोग के सामने, मुमरा में पहला ऐसा केस है जो बिना बेल के आप लोग के सामने है। तो इसलिए मैं इन लोग का धन्यवाद करती हूँ कि ये, और ख़ास करके हमारे डीसीपी साहब का, जावड़े साहब का, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इस पर काम किया। और जितने भी वरिष्ठ हैं जिन्होंने इस पर साथ दिया मुझे और विश्वास किया, नहीं तो आज के डेट में तो हम ढिंडोरा पीट ही रहे हैं ना, विरोधी लोग ढिंडोरा पीट ही रहे हैं। देश में ऐसा हो रहा है, देश में वैसा हो रहा है, महाराष्ट्र में ऐसा हो रहा है, भुर्कों पे ऐसा हो रहा है, नकाब पे ऐसा हो रहा है। किसने छोड़ा हमारे नकाब को, ये सवाल है। क्योंकि मैं भी उधर की हूँ ना, हम तो लड़ते हैं भुर्के के लिए, नकाब के लिए। आज कौन लड़ेगा? कैंडल मार्च निकलेंगे क्या नहीं मुमरा में? इनको इनकी जगह दिखाई जाएगी क्या नहीं मुमरा में? मैं तो महाराष्ट्र में जा जाके बोलने वाली हूँ ये बात, मैं महाराष्ट्र में जा जाके पुकार लगाने वाली हूँ किस तरीके से मुमरा में भुर्के को, नकाब को बदनाम किया गया। क्या जरूरत थी? आप ही बोलते हो ना ये पिक्चर तो उसके लिए, वो पिक्चर तो उसके लिए है, तो आपने क्या किया? क्या हुआ है मुमरा में? क्यों यूज हुआ मुमरा? क्यों इस्तेमाल किया गया मुमरा मेरे खिलाफ? वो भी नकाब, वो भी भुर्का। ये तो बहुत बहुत शुक्रिया है मुमरा वालों का, मेरे लोगों का, जिन्होंने मुझे एक पल भी छोड़ा नहीं, मेरे साथ बने रहे। मेरे को हर कदम पे फोन किया गया। मैं ऐसी हालत में आ गई थी, अगर आप लोग का साथ नहीं होता मुमरा करो का, तो सच्ची बोलती हूँ मेरे लिए आना, और मैं ये सुनने को भी नहीं रहती। इस तरीके से मेरी हालत की गई थी, क्या मैं इस तरीके से एक मुसलमान बदनाम हो जाए? एक तरीके से मुसलमान बदनाम तो होता ही,
एक तो धंधा करवाने वाली और करने वाली भी भुरके वाली। है भाई। हाँ बोलिए मैम। चलो है, बोलो बोलिए मैडम बोलिए। एक तो धंधा करवाने वाली मुसलमान, करने वाली नकाब वाली। किसने इन्हें हक दिया है? किसने इन्हें हक दिया? इस तरीके से इल्जाम लगा के पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में मेरे नाम का ढिंढोरा पीटा इन्होंने कि ये आरोपी है। इनको कोई सर्टिफिकेट मिल गया था, इनको कोई जजमेंट आ गया था कि ये आरोपी है, फिक्स हो गई है, लेकिन इन्होंने मुझे आरोपी बना डाला। इसलिए इतना ही है क्या जो हुआ है, आज मैं भी आप लोग के साथ खड़े रह के पूछूंगी क्यों किया गया, क्यों किया। मैडम इस मामले में मास्टर माइंड कौन है, उनका नाम लेके बताएंगे आप? इस पूरे मामले में। एक मिनट भाई, एक मिनट चुप रहो ना भाई, पूछ रहे जबरदस्ती घुसना चालू कर देते हैं। मुमरा में सत्ता किसकी है? मुमरा में सत्ता किसकी है? मुमरा किसका? कौन सी पार्टी से जो लोग थे आपके ऊपर हाईकोर्ट में गए थे, जिस तरीके से आपके ऊपर हाईकोर्ट में तो वो उसको भेजा था ना उन्होंने, जो एप्लीकेट थी, जो डुप्लीकेट थी, उसको भेजा था। मैडम जैसे कि आपने इस छठ पूजा से लेके आएगा सामने। आज कौन सी राजनीतिक पार्टी का हाथ है उसके पीछे, ये पूछ रहे सब। आपने एक महिला का नाम लिया जो किसी पार्टी से बिलोंग करती है, कौन सी पार्टी से बिलोंग करती है? अरे मैम आपने ऑडियो क्लिप वालों के नाम बता दिए, एक पार्टी का नाम बताने में क्या पता है? मैम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है खुलासे के लिए, तो खुलासा क्यों नहीं किया ना खुलासा? कहाँ किया? नाम नहीं बताया। मैम कौन है उसका नाम पूछ रहे। आपकी बात अधूरी है। ये असली साजिश करता कौन है? जो ये पूरा षड्यंत्रकारी कौन है, ये हम लोग जानना चाह रहे हैं। नहीं, इसमें तो बहुत से लोग हैं, तो कोई एक होगा ना, इसलिए सबको जो है पूरा चलाया होगा। अभी मुमरा वाले घबराते नहीं है। मुमरा वाले घबराते नहीं ना, तो मुमरा वाले अगर घबराते तो इस तरीके से मेरे को सपोर्ट में आज खड़े नहीं होते। मैडम जैसे कि छठ पूजा से लेके अब तक के आपने जो बताया, एक मिनट में, अब तक के आपने जो बात बताई, छठ पूजा से शुरुआत की और रैकेट पे खत्म किया आपने कि आपके ऊपर बैक टू बैक इल्जाम लगाए गए और आपको फंसाया गया, एक ट्रैप बनाया गया, प्री प्लान षड्यंत्र रचा गया। लोगों का ये भी कहना है, आपके ऊपर आरोप है कि आपकी पार्टी ने आपको मोहरा बनाकर आगे किया इनके खिलाफ। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कैसे? यही कि जो छठ पूजा से आपने जो स्टार्ट किया, बाईपास के ऊपर भी जो किया गया, इनका ये कहना है कि सारा प्री प्लान था। इनका ये कहना है कि हमने उनको हाथ लगाया, उनको बचाने के लिए साइड पे किया। किस तरीके से? जो वीडियो आप बता रहे हैं, उनका ये कहना है कि साइड पे करना। प्लान किए, ये कौन बोल रहा है? नहीं सर, आपका भी नाम उसमें उछाला गया कि आप आपके घर पे जब आए थे तब हुआ था। इसमें ये जो मुमरा में माहौल चल रहा है, मुमरा का माहौल बिगाड़ने के लिए आपकी पार्टी ने आपको आगे किया। वो भी वीडियो काफी चले थे। मेरे इधर सीएम साहब आए थे 1:15 बजे और ये 12:23 पे 354 का गुना दाखिल हुआ था। और सुनिए, मैं आपको बताता हूँ, मेरी बात सुनिए। ये जो अभी हाईकोर्ट ने जो एक डिसीजन दिया है, डीसीपी साहब को उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करने को कहा है कि इसमें कहाँ हद तक क्या है, कौन है, वो पूरा जब मामला हो जाएगा तो आपके सामने पूरा नाम भी आएगा और कौन कौन आरोपी है, आरोपी के पिंजरे में कौन कौन है, वो भी पूरे आरोपी के पिंजरे में आपको खड़े मिलेंगे। आप इस बात से, ये थोड़ा सस्पेंड है। डीसीपी साहब के माध्यम से ये पूरा इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जिस तरीके से हाईकोर्ट ने डीसीपी साहब को ऑर्डर किया है, वो उन्होंने आपको इस बात का अंदेशा भी, आपने जैसे कि किसी पत्रकार ने पूछा था कि उनको अरेस्ट भी हुआ था, किसी को अरेस्ट नहीं हुआ था। वहाँ पर डीसीपी साहब ने रेड किया था और वहाँ पर उनके जो कुछ एविडेंस थे, जैसे कि मोबाइल है, सीसीटीवी फुटेज है, ये सब जो एविडेंस है ना, उन्होंने डीसीपी साहब ने अपने ताबे में ले लिए और वो पूरा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पूरा हाईकोर्ट के सामने लेके आएंगे और उसके बाद में हम आप पूरा, मैम, पूरा आपके विद नाम के साथ में सब कुछ मिलेगा। थैंक यू। अभी आगे चल के सब मिलेगा। लेकिन एक मिनट मैम, आप बोल रहे हो कि बुरके के जरिए टारगेट किया गया, लेकिन मैम दूसरे तरीके से भी टारगेट हुआ है ना मैम? दूसरे तरीके में जो मुमरा टारगेट हुआ मैम, जैसे अभी आपने कहा, उनका टारगेट है जो मुसलमान को बदनाम करने का ये जो खेल रचा गया है, ये एक टारगेट है। ये जो गुना मैडम के खिलाफ जो एफआईआर रजिस्टर हुआ है,
सबसे पहले मैडम ने 354 का जो FIR किया था, आपने तो देखा होगा, वीडियो में था, सबको उस FIR में दिखा होगा कि भाई इनको पकड़ के ढकेला जा रहा है। सिर्फ वो नहीं था, इनको कहाँ पर ढकेला जा रहा है वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी। ढकेला एक भीड़ के ऊपर जा रहा है जो आदमियों से भरी है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक FIR किया। कोई भी कॉमन मैन जाता है पुलिस स्टेशन में FIR करता है। उस FIR के बाद फ़ौरन मेरी क्लाइंट मेरे पास आई, मुझे बोली कि मुझे धमकियों वाले कॉल आ रहे हैं, मुझे बार बार FIR विड्रॉ करने के लिए बोला जा रहा है, तो क्या किया जाए। तो हमने उसके लिए फ़ौरन हमारी कंप्लेंट बनाई और DCP ACP तमाम लोगों को कंप्लेंट दिया, और उसी डे 1 से हमने अपने मूवमेंट को जहाँ भी हम गए उस मूवमेंट को हमारे पास रिकॉर्ड रखा कि हम कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। उसके फ़ौरन बाद रात में आप देखोगे कि पुलिस स्टेशन जाम किया गया। पुलिस स्टेशन जाम करने के बाद टायर जलाए गए। उसके बाद एक एट्रोसिटी का गुना वापस से रजिस्टर्ड होता है, और एट्रोसिटी के बाद देखा गया कि आपने देखा होगा पुलिस स्टेशन के बाहर ही उपोषण में बैठ जाते हैं प्रोटेस्ट के नाम पर कि भाई रीज़ा रशीद को अरेस्ट करो, FIR लो। उसके बाद वो भी FIR 354 के गुना के 12 या 14 घंटे के बाद होता है, वो भी उस इंसिडेंट्स के लिए जो 26 दिन पहले हुआ नहीं था। ऐसा एक इंसिडेंट शंकर मंदिर में आप सभी ने देखा होगा। उसके बाद जब वो एट्रोसिटी के गुनाह में फेल हो जाते हैं, जब वो झूठा प्रूव हो जाता है, तो प्लान B में ये नया गुना दाखिल होता है जिसमें तकरीबन 15 से 16 कलम सेक्शंस लगाए जाते हैं। वो भी इतने गंदे सेक्शंस होते हैं। उसमें एलिगेशंस ये होते हैं कि ये औरत धंधा कराती है, लड़कियों को बेचती है। और एलिगेशंस के बाद एक प्रेशर क्रिएट करने के लिए ट्विटर, सोशल मीडिया, फेसबुक को इस्तेमाल किया जाता है। उस पर एक औरत बैठती है और इंसाफ मांगती है कि मेरी बेटी को इंसाफ दो। हालांकि वो औरत भी बाद में आगे इन्वेस्टिगेशन में झूठी साबित होती है। और जो पिटिशनर इस पर दबाव डालने के लिए एक हाईकोर्ट में पिटिशन फाइल होता है, जिसके अंदर पिटिशनर हाईकोर्ट में जाके 2 प्रेयर मांगती है। सबसे पहला प्रेयर कि भाई ये जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर एक सीनियर रैंक के ऑफिसर को अपॉइंट किया जाए, सीनियर रैंक ACP या कमिश्नर रैंक का। उसके बाद जो दूसरा उनका प्रेयर होता है, उस प्रेयर में वो कहते हैं कि भाई हमें इन्वेस्टिगेशन पे भरोसा है, इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट को कोर्ट में प्रोड्यूस करो। तो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट कोर्ट में प्रोड्यूस होती है। जब जजेस, डिवीज़न बेंच 2 जजेस बैठे हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी चल रही है, उसी वक्त उनके प्रेयर के मुताबिक इन्हीं का पिटीशन है, इन्हीं के पिटीशन पे कोर्ट एक ऑफिसर को अपॉइंट करता है, गणेश गावड़े, जो कि DCP Zone 1 के DCP है। उन्हें तो मुमरा शहर के बारे में कुछ पता नहीं था, वो बस जस्ट अपॉइंट हुए थे नहीं। जब उनके पास इन्वेस्टिगेशन जाता है, उस इन्वेस्टिगेशन में उनकी रिपोर्ट फिर कोर्ट में सबमिट होती है, जहाँ उनकी इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है जो पिटिशनर है वो झूठी है, उसका नाम झूठा है, उसके डॉक्यूमेंट झूठे हैं, और इस पिटिशनर के पीछे एक पूरी कॉन्स्पिरेसी रचने वाली टीम है। और इसमें शहर के काफ़ी लोग हैं जो आपके सामने, शहर के सामने ज़रूर आएंगे, बहुत ही जल्द आएंगे। और इसके बाद हाईकोर्ट इसमें एक ऑर्डर पास करता है कि उसमें स्पेसिफिक लिखा गया, हाईकोर्ट ने बोला है कि DCP को पावर दिया है कि आप इसके अंदर एक्शन ले सकते हो। इसके अंदर DCP ने एक सेपरेट इन्वेस्टिगेशन किया है, जो कॉन्स्पिरेसी हुई है, इस कॉन्स्पिरेसी के बारे में वो सब आपके सामने बहुत जल्द आएगी। लोग जो लगाए गए हैं उसके ऊपर आप क्या कार्रवाई कराएंगे? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। जिसकी इज्जत अल्लाह नवाजता है उसकी इज्जत कोई ख़राब नहीं कर सकता है। अल्लाह के सामने किसी की औकात नहीं है, मैं ये मानने वाली हूँ। मेरी इज्जत अल्लाह ने नवाजा है, तो उसके लिए कोई भी कितना भी शैतान आके बिक जाए, सो जाए, लेकिन जिसकी इज्जत अल्लाह रखता है उसकी इज्जत को कोई खराब नहीं कर पाता। ये बताइए मैडम, एक चीज़ ये बताइए, जो नकाब के बारे में अभी आपने कहा है, तो ये नकाब को बदनाम करने वाले उनके लिए क्या कार्रवाई होगी, ये बताइए। इंशाल्लाह जो जिन्होंने जैसा किया है ना, वो वैसा ही